स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। नीट पेपर लीक केस की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन सेट करने वाला ही पेपर लीक करने वाला निकला। पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद लगा था कि छात्रों का असली गुनहगार हत्थे चढ़ गया, लेकिन मामला वहां खत्म नहीं हुआ। अब इसके तार कोचिंग सेंटर से जुड़ते दिख रहे हैं, जहां रट्टा लगवाकर चीटिंग की स्पेशल क्लास चलाई जाती थी। एक दिन पहले जो रटवाया जाता था, अगले दिन वही हूबहू सवाल बनकर आता था। लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर में इस करामात को कराने वाला 100 करोड़ी टीचर इसे भगवान की कृपा बताता था। कोचिंग सेंटर्स का ऐसा ही खेल राजस्थान के सीकर में भी नजर आ रहा है, जहां नेशनल एवरेज से 580% ज्यादा सक्सेस रेट है। यानी जहां देश भर में 1.29% बच्चे 650 से ज्यादा स्कोर करते हैं, वहीं सीकर में 650 से ज्यादा स्कोर करने का औसत 7.48% है। देश भर के सभी मेडिकल सीटों में अकेले सीकर से 7% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जाहिर है, जब देश में तमाम कोशिशों के बाद भी पेपर लीक पर लगाम नहीं लग पा रहा, तो ऐसे आंकड़े सवाल खड़े करते हैं। सरकार री एग्जाम जरूर करा रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन इस एक्शन से उसे क्या हासिल होगा जिसने पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली? हजारों छात्र अवसाद में चले गए, उनका क्या होगा? ऐसे में सवाल है कि आखिर पेपर लीक के तार कहां तक फैले हैं। सवाल यह कि क्या बिना पेपर लीक के एग्जाम कराना नामुमकिन हो गया है। सवाल यह भी कि पेपर लीक केस में बड़ी मछली कौन है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं, दिखाती हूं कि लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा था, जहां एग्जाम से पहले ही सवाल के जवाब का रट्टा लगवा दिया जाता था। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज में कराया, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो टेस्ट सीरीज से ही आ रहे होंगे। फाउंडेशन के जो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और जैसे मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए। कि कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने मॉक टेस्ट में दिया था, जो टेस्ट सीरीज में दिया था, वही क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। पूरे क्वेश्चन वही है जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटे गांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है, और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और वाकई में वो आया है। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है, या इससे ज्यादा संदेह वाली बात क्या हो सकती है कि क्वेश्चन पेपर क्या सेट करना है, मॉक टेस्ट में बच्चों को किस बात का रिवीजन कराना है, ये टीचर के सपने में आ रहा है। इत्तेफाक देखिए सपने का कि जो क्वेश्चन पेपर रटवाए जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर रटवाए जा रहे हैं, वही असली पेपर में आ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि चाहे लातूर हो, चाहे सीकर का ये कोचिंग सेंटर हो, यहां पर सक्सेस रेट ज्यादा है, और ये सब कुछ चंद पैसों के लिए हो रहा है। अब इस सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, इस सिस्टम के लूप होल को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आनंद विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, अनुराग ठांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीतिक चर्चा करूं उससे पहले आनंद विजय जी, अभी मैंने एक वीडियो जो दिखाई, ये वीडियो कितना संदेह पैदा करती है और कितनी गंभीर है ये। आप सोचिए 6,500 पोस्ट हैं इसके इंस्टाग्राम पेज पर, और ये खुलेआम बता रहा है कि कैसे सपने में क्वेश्चन आते हैं और फिर बच्चों को ये सिखाता है, रटवाता है। ऐसे सिस्टम में ऐसे लोगों का क्या काम है, और इन पर नजर क्यों नहीं पड़ती वक्त रहते? ये बहुत गंभीर मसला है प्राची जी, और इसको उसी गंभीरता के साथ डील करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इनके सपने की सही पहचान पुलिस के लॉकअप में होगी। अगर पुलिस इनको अपने लॉकअप में ले जाके 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे तो इनके सपने की हकीकत ठीक ठाक सामने आ जाएगी। ये इंटरनेट मीडिया पर, जिसे सोशल मीडिया भी कहते हैं, इस तरह के बयानबाजी करना खुलेआम सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है कि हम कर रहे हैं ये, आप हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हम तो बहुत बड़े गुणी
ज्ञान है कि हमें सब कुछ सपने में आ जाता है। सवाल इसमें मुझे लगता है प्राची जी कि इसमें एनटीए में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। वो जिस प्रकार से एनटीए चलता उसमें जिम्मेदारी क्या, पेपर सेट करने वाले लोग जो बाहर से बुलाए जाते हैं जिन पर बार बार संदेह की सुई जा रही है, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि 3 सेट हो पेपर के और 3 सेट ए बी सी, अगर ए कहीं लीक होता है तो बी तुरंत उसकी जगह दे दिया जाए। और इस तरह के प्रयोग भारत में पहले भी किए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एनटीए की वर्किंग है उस वर्किंग में सिक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उस सिक्रेसी की आड़ में जो लोग ये धंधा चला रहे हैं उन धंधा चलाने वालों पर किसी प्रकार का कोई दायित्व तो नहीं होता, क्योंकि वहां बहुत सारे अस्थायी कर्मचारी तो होते नहीं एनटीए में। अब जाके भारत सरकार ने कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज की नियुक्ति की है, कुछ डिप्टी सेक्रेटरी का पद इनहेंस किया है। तो मुझे लगता है कि नीट की परीक्षा को, और जो लोग कह रहे हैं ना कि इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, उनको दरअसल इनके लॉजिस्टिक्स का अंदाज नहीं है। ऑनलाइन करना और टफ है, कहां आप सिस्टम देंगे, कितनी देर में नेट चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसकी बजाय मुझे लगता है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और वहां ऐसी जिम्मेदार लोगों को बैठाया जाए और उनकी जिम्मेदारियां तय की जाए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए आनंद फानन में आनंद जी, सरकार ने फैसला ले तो लिया है कि हम ऑनलाइन परीक्षा करवाएंगे, लेकिन उसमें अपने आप में ढेर सारी चुनौती है। सिद्धार्थ यादव जी आ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ यादव जी, लातूर का ये टीचर जो कहने को बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, जो कहने को देश के भविष्य को तैयार कर रहा है, उसके सपने में क्वेश्चन पेपर आते हैं और वो खुलेआम सोशल मीडिया पर बताता भी है कि क्वेश्चन ये मैंने सेट किया और देखिए यही असली पेपर में आ गया। क्या ये है आपका एजुकेशन मॉडल जिसमें इतनी सारी लीकेज है? नहीं प्राची जी, बिल्कुल नहीं। देश का एजुकेशन मॉडल देश के छात्रों के भविष्य की चिंता करने वाला मॉडल है। जहां तक बात है नीट परीक्षा को लेकर के, सरकार ने अपना स्टैंड बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ रखा है। देखिए, हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो पूरी श्रृंखला आप देखेंगे, जो उसका पूरा इतिहास देखेंगे, रिफॉर्म एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जब एनटीए को बनाया गया था और एनटीए जैसी बॉडी लाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश के बाद लाई गई थी, उससे पहले पेपर लीक की क्या समस्याएं हुआ करती थी, नकल की क्या समस्या हुआ करती थी, एक समय में नकल गिरोह कितने बड़े हुआ करते थे, और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद एनटीए का गठन किया गया और देश भर में रिफॉर्म्स के लिए लाया गया। अब उस सिस्टम में भी कई जगह पे लीकेज है, सरकार उसको दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। अब पिछले वर्ष के बाद जब हमने इस पूरी प्रक्रिया को देखा, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी को बनाया और हमारे पूर्व इसरो के चीफ थे, उस कमेटी ने गहन अध्ययन किया पूरी प्रोसेस का, क्योंकि इसमें बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और बहुत जगह पर लीकेज हो सकती है। उन लीकेजेस का पूरा अध्ययन किया गया और जो राधाकृष्णन जी की कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने उसको शब्दशः अक्षरशः पालन करने का काम किया। उसके बावजूद ये लीकेज हुई, इसकी घटना हुई। अब सरकार के सामने जब ऐसी घटना हो तो प्राची जी, 2 हमारे पास उपाय हैं। या तो इसको इग्नोर कर दिया जाए, कोई मेरिटोरियस छात्र को पीछे छोड़ दिया जाए, पर सरकार का स्पष्ट मानना है वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर पेपर लीक। अगर हमको कहीं छोटी भी घटना मिलेगी, यादव जी, वो तो आपकी सरकार का दायित्व है। अगर आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं तो वो सरकार का दायित्व होता है, इग्नोरेंस सरकार का दायित्व नहीं है। और इग्नोरेंस करके आप बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करेंगे, छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं इस पर मैं बहस नहीं कर रही हूं, आपने क्या नहीं किया इस पर मैं बहस कर रही हूं ना। आप सोचिए ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ यादव जी 6,500 से ज्यादा पोस्ट है इस व्यक्ति की, को नजर नहीं पड़ती है एनटीए की, किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ती है। ये खुलेआम काला खेल करता रहता है और किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए प्राची जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हर प्रकार का असेसमेंट का मॉडल भी एनटीए के पास होना चाहिए। मैं इसका दूसरा पक्ष पूछता हूं। देखिए, छात्र इतनी बड़ी संख्या में पेपर दे रहे हैं, छात्र समाज में क्या चल रहा है, वो इस बार का पेपर लीक भी जो पकड़ा गया वो छात्र की कंप्लेंट पे ही पकड़ा गया। अगर छात्र कंप्लेंट करेगा तो सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान आएगा, या एनटीए कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी है उसको निश्चित तौर पर ध्यान आएगा। जी, अब ये जिम्मेदारी भी छात्रों पर ही डाल दीजिए। नहीं, ये जिम्मेदारी भी छात्रों पर ही डाल दीजिए। एक तो उन्हें 14-14, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है और फिर वो इस बात का भी ध्यान रखें कि पेपर तो कहीं लीक नहीं हो रहा है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या इन बातों पर ध्यान दें कि पेपर लीक तो नहीं हो गया। ये जिम्मेदारी सरकार की है सिद्धार्थ जी, ये अभ्यर्थियों की नहीं है, छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है प्राची जी।
नहीं, मैं प्राची जी बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, छात्रों की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है, छात्रों को इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर कंडक्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर, कोई दो राय नहीं है। सरकार ने कहा है कि हमको शुचिता से परीक्षा करवाना ये हमारी जिम्मेदारी कहा है। तो हम इसका दायित्व 2024 लेते में हैं, भी कोई था दो राय ना नहीं है। सिद्धार्थ हमने यादव जी। देश मैं की- यकीन करना चाहती हूं अपनी सरकार पर, और जो अभ्यर्थी हैं ना जो नीट की परीक्षा देते हैं वो भी यकीन करना चाहते हैं अपनी सरकार पर। लेकिन 2024 पिछली घटनाएं तो भूल ही जाएं, मैं 2024 की ही बात कर लेती हूं। 2024 के बाद भी तमाम डिबेट्स में और तमाम जो बयान आप लोगों ने दिए थे, सब में यही यकीन दिलाया था कि आगे से नहीं होगा, हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम लीकेज प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन 26 आते आते हो गया ना, जिन बच्चों की जान चली गई उनका कसूरवार कौन है भाई? देखिए प्राची जी, 23 की, 24 की, 26 की कहानी नहीं है। पेपर लीक एक सोशल इविल के खिलाफ लड़ाई है। क्या 2014 के बाद ही पेपर लीक होने लगे? एनटीए के जब नहीं था उससे पहले क्या स्थिति होती थी? व्यापम क्या था? उससे पहले किस राज्य सरकार में नकल के गिरोह नहीं चलते थे? देश के आप किसी पुराने पुलिस अधिकारी को बुलाइए, बिठाकर किसी स्टेट के डीजीपी को, वो बताएंगे कैसे आंखों के आगे पुलिस के नकल का व्यापम जो गिरोह था चलता वो था, भी कोई रोक आपकी नहीं सकता सरकारों में ये था। कभी व्यापम पेपर का बन जिक्र गया। करेंगे तो और आप फंस जाएंगे सिद्धार्थ यादव जी। और रही बात ये कि इससे पहले नहीं हुआ करते थे भाई, सुनिए, इससे पहले हुआ करते थे, इससे पहले हुआ करते थे, इसीलिए तो ये लोग सत्ता में नहीं है ना। आप लोग सत्ता में हैं क्योंकि आपने कहा था कि आप सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। और ये कमाल बात है सिद्धार्थ जी, आप लोग अपनी सफलताओं का कंपैरिजन पिछली सरकारों से करें तो अच्छा है, यहाँ तो विफलताओं का कंपैरिजन करने लगते हैं कि 10 हमारे में हुए, 20 उनके में हुए थे। सफर तो इस देश का भविष्य कर रहा है ना। मैंने तो नहीं किया प्राची जी, प्राची जी मैंने नहीं किया ये उल्लेख। अगर ये उल्लेख मुझे करना होता तो मेरे पास राजस्थान की लिस्ट रखी है सामने, छत्तीसगढ़ की लिस्ट रखी है सामने, 2014 के पहले की लिस्ट रखी है सामने। मैंने नहीं किया आपके शो पर उल्लेख, और मैं पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं क्रॉस पार्टी लाइन बोल रहा हूं। ये एक सोशल इविल के खिलाफ लड़ाई है। सरकार प्रतिबद्ध है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड आकर के इस लड़ाई को लड़ना है। हर साल सुधारों की आवश्यकता है, हम उन सुधारों को करेंगे, दायित्व भी हम ले रहे हैं, पर इस सोशल इविल को कर तो रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी। मैं फिर कह रही हूं ये सरकार कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कर ही रही है, उसका ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है, उसका ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। जी एक सवाल सिद्धार्थ जी से पूछना चाहता हूँ। पूछे, फिर मैं बाकी के पास जाता हूँ। और क्या कमिटमेंट होती है वो बता देता हूँ सिद्धार्थ जी। नहीं, वो कमिटमेंट तो दिख रही है सिद्धार्थ यादव जी। सिद्धार्थ यादव जी थोड़ा रुक जाएं, बाकी मेहमान है, 4 साथी हैं विपक्ष से जो आज आपसे सवाल पूछेंगे। उससे पहले अनंत जी का एक छोटा सा सवाल है आपसे, वो पूछ लेती हूँ। कमिटमेंट तो मुझे दिख ही रहा है, बोले अनंत सिद्धार्थ जी से ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने राधा कृष्णन कमेटी की बात की, उनका एक बड़ा ही उनके जो रिकमेंडेशंस थे उसमें जो अकाउंटेबिलिटी के वैक्यूम के बारे में वो बात करते हैं, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, और आउटसोर्सिंग मिनिमाइज करने की बात राधा कृष्णन कमेटी ने की थी। इन दोनों पर कितना काम हुआ, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही? ठीक है, ये सुझाव है आपके लिए सिद्धार्थ जी। आज तो पूरा विपक्ष हो या देश के पत्रकार हो, आपको सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं, करना आप ही को है। राधा कृष्णन जी ने सुझाव दिया था। निश्चित तौर पर प्राची जी, आप मुझे समय दीजिएगा तो मैं इस पर भी मैं आपको अपना विचार रखूंगा, और सरकार ने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अब मेरे को लगता है आपके बहुत पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनको बुलवा लीजिए, फिर मैं सबके एक साथ जवाब। चले ठीक है, आप सवालों के लिए पहले से ही रेडी हैं सर, क्योंकि सारे सवाल तो आज सरकार से ही पूछे जाएंगे। तहसीन जी अब आ जाइए चर्चा में। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं बहुत साफ गोई से कि ये सरकार भागती थोड़ी ना है भाई। इस सरकार के सामने अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं, बजाय इसके कि हम तू मैमे की राजनीति में पड़े। सबको साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढना होगा। ये सोशल इविल है, जैसा इन्होंने कहा। प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। मैं 2024 में भी मैं आपके साथ था। यही नेपो बच्चे धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस देश के शिक्षा मंत्री नहीं है क्योंकि उन्होंने शिक्षा में कोई रेवोल्यूशन लाई, कोई अच्छा काम किया। वे महज इसलिए इस देश के शिक्षा मंत्री है क्योंकि उनके आदरणीय पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री थे। वो एक नेपो बच्चे है, ये चीज को हम जाने। वो फेलियर 2024 में थे, 2026 में भी फेलियर थे। एनटी जिसका जिक्र सिद्धार्थ भाई कर रहे हैं, उसके किसी भी टॉप बॉस पे न 2024 में कार्रवाई हुई, और आज से 10 दिन बाद दोबारा से हम आपके शो में आएंगे, किसी भी टॉप बॉस के पर कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि चाहे
एनटीए के बच्चे हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्योंकि अब कांग्रेस की बॉटम आउट शुरू होगी, ये सब नेता के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की भी बेटी विदेश में पढ़ाई करते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। मरने को रखते हैं 22 लाख भारतीय बच्चों को, जिनका भविष्य इस वक्त डामाडोल हो चुका है। तीसरी बात में आता हूं एनटीए के ऊपर। एनटीए को एक जो सजेशन आया था कि सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसको स्टैट्यूटरी पावर दो, इस सरकार ने नहीं दिया। लगातार जिन वेंडर्स को इस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के चहीते होते हैं। और मेरा एक लास्ट चीज है, क्योंकि अन्य लोगों को बोलना है, मैं आज देश के युवाओं से अपील कर रहा हूं, काहे बन रहे हो डॉक्टर? काहे इस देश में डॉक्टर बन रहे हो? डॉक्टर बनते आपका बॉस कौन होगा? नीतीश कुमार का बेटा होगा आपका बॉस। नीतीश कुमार जी का बेटा होगा, निशांत कुमार जी आपका बॉस होगा। उसी के ऑर्डर आपको फॉलो करने होंगे। ये इस सरकार ने एजुकेशन की हालत कर चुकी है। और व्यापम में दिग्विजय सिंह जी और हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो भाजपा के खिलाफ था। नहीं तहसीन जी, आपने एक बात तो ठीक की, नेपोकिड और नेपोकिड की जो प्रथा है, ये कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी ग्रस्त है इसमें, इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। यहाँ बात सोल्यूशन की है, यहाँ बात सोल्यूशन की है, और आप लोग तो हर बात में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने लगते हैं। अरे कैबिनेट के मिनिस्टर है ना, शिक्षा मंत्री, उनसे पूछिए ना सवाल, और जितने कड़े सवाल हैं उतने पूछिए। जितना कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं उतना कटघरे में खड़ा कीजिए। छोटा जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ जी, फिर अन्य तीन और मेहमान हैं विपक्ष के साथी। प्राची जी, मैं फैक्ट पर, छात्रों के भविष्य पर हर बात को करने के लिए तैयार हूं, पर अगर आप ऐसी निचली राजनीति करेंगे जो हमारे तहसीन जी यहां बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। विदेश में पढ़ने वालों की बात करनी है तो फिर एंटोनो माइनो और उनके बेटे की भी बात कर लीजिएगा। ये जो राहुल विंची जी बाहर पढ़ते थे, उनका जिक्र आप क्यों नहीं कर रहे? आप राजनीति करना चाहते हैं। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि छात्रों के भविष्य पर भी राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी, और सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें अपना राजनीतिक हित ढूंढा जाएगा। आप कह रहे हैं कि आकर के कौन बनेगा, क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर? क्या बता रहे हैं आप देश के डॉक्टरों को? कभी कोई ऐसे बोले कांग्रेस में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा तो बॉस राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी जैसे बॉस के नीचे कौन काम करना चाहता है? पर ये जो आपकी जो सोच है कि इसमें भी राजनीति कर लें, यहां से भी फायदा निकाल लें, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दें, ये सोच गलत है। आपके सारे सुझाव एक्सेप्टेड है, सारे सुझाव वेलकम है, हर चीज आप सुझाव एक्सेप्ट करें तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाए ना। अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि समाधान ढूंढना होगा, बच्चों के सुसाइड से कुछ नहीं होगा, वो भी कह रहे हैं। लेकिन आपको तो विपक्ष का हर सवाल राजनीति ही लगता है ना। आपकी विफलताओं पर अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ ले तो वो राजनीति लगने लगता है सिद्धार्थ जी। बहुत जल्दी से सर, तीन और मेहमान जल्दी जल्दी। दिखने लगा मेरे को तो नहीं लगा प्राची जी, बिल्कुल नहीं लगा। सिद्धार्थ भाई मेरा चांस, अगर कोई एक ही लाइन, सिद्धार्थ भाई मेरा चांस है, एक लाइन बात ना करें, अन्य पे बात ना करें। अच्छा बोले तहसीन जी, फटाफट बोले। एक लाइन पर बात करें। ठीक है, ओके सिद्धार्थ जी आ गई बात, आ गई, बोले। मैं यहाँ पर सब विपक्ष की तरफ से बोलता हूँ, कल सुबह आप एक कानून लाइए कि जो भी इस देश में एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, ब्यूरोक्रेट होगा, उसके बच्चे भारतीय स्कूल में पढ़ेंगे और उसके माँ बाप का इलाज भारतीय अस्पताल में होगा, विदेश नहीं जाएगा। कोई भी हो किसी दल का, लाओगे आप कानून? कीजिए ना बंद। आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और बाकी के बच्चों को आप छोड़ देते हो पढ़ने के लिए, क्यों? तहसीन भाई, आप विपक्ष को राजनीति करके निकलने का मौका दे रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? यूएस में ले जाकर तहसीन भाई, निशांत कुमार, सोनिया जी का इलाज यूएस में करवाएंगे। निशांत कुमार हेल्थ मिनिस्टर, अरे भाई, आप ज्ञान देंगे देश के बच्चों को। बनेगा हेल्थ मिनिस्टर। अच्छा रुक, सिद्धार्थ यादव जी और तहसीन पूनावाला जी, मैं इस चर्चा को किसी और तरफ मोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं इस चर्चा को एनटीए पर रखना चाहती हूँ, मैं इस चर्चा को पेपर लीक पर रखना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी और तहसीन जी, एक मिनट रुक जाए। तहसीन जी एनटीए पर और पेपर लीक पर ही रखते हैं, बच्चों के भविष्य पर ही रखते हैं। इस देश में क्या होना चाहिए, इस पर तो बहुत अनेकों विषय हैं बात करने के लिए। अब आशुतोष जी, यहाँ सरकार का पक्ष ये है कि एक जो भूल हुई है या एक त्रुटि जो हुई है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हाँ सुधार की जरूरत है, और जितने भी माफिया हैं इसमें संलिप्त हैं, हम कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा इस सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी, जब 2017 में एनटीए का उद्भव हो रहा था, तब ये बोला जा रहा था कि जो सीबीएसई बोर्ड है और एआईसीटी वे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, बच्चों को वन स्टॉप सोल्यूशन देना पड़ेगा। और हमको याद है कि उसके कुछ 1-2 महीने पहले लगातार मोदी जी मन की बात में इस बात का उल्लेख करते थे, और 2017 में एनटीए को लेके आए कि पारदर्शिता बढ़ेगी। 2018 में फंक्शनिंग हुआ, 2020 में जेई मेंस पहला पेपर लीक हुआ हिस्ट्री में, 2021 में जेई मेंस फिर लीक हुआ, यूजीसी या नेट का पेपर
2024 जून में लीक हुआ, नीट यूजी 2024 में लीक हुआ और नीट यूजी 2026 में लीक हुआ। और जब सीबीएसई को हटाया गया था और उस समय कितने लीक थे, 2015 में आईपीएमटी लीक हुआ था, 2016 में नीट का फेज सेकंड और 2018 में 12th क्लास के केमिस्ट्री का एक पेपर लीक हुआ था। क्या आपको लगता है कि एनटीए इसलिए बनाया गया है कि लीक प्रूफ बने? ये वजह ही नहीं थी, वजह कुछ और थी। वजह थी इस देश की शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से अपने कब्जे में लेके अपने कुछ लोगों के लिए इसको चलाओ। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि देश की शिक्षा प्रणाली को जितना चौपट इन 10-11 सालों में किया गया है, कहीं नहीं किया है। हम बार बार विश्व में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन हब इंडिया बनेगा। हम कभी नहीं बताते हैं कि हम हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे यहां बना पाएंगे। आज से 15 साल पहले यूपीए की गवर्नमेंट ने, मुझे याद है क्योंकि मैं खुद पीएमटी निकाला हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, मुझे गर्व होता था कि देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूशन होते थे। आज टॉप 100 में भी नहीं है। हम चाइना से कंपेयर करते हैं, गाँव का जो एग्जाम होता है उसमें 1,30,00,000 बच्चे बैठते हैं एक साथ। 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जाने का एग्जामिनेशन होता है प्राची जी। आज तक एक लीक नहीं हुआ है। किस तरीके से फिजिकल एग्जाम होता है, कोई कंप्यूटर एग्जाम नहीं होता है, 1,30,00,000 बच्चे बैठते हैं। हम कहां की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। वो भारत जो आर्यभट्ट की जन्मदाता थे, ठीक, जहां पे हमने बड़े बड़े नोबेल लॉरेट पैदा किए हुए हैं, जहां पे हम डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर हूं, ये कैसी बात कर दी ऐसी इंजीनियर की डॉक्टर मत बनो। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? सिस्टम को सुधारने से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अरे सरकास्टिकली बोल रहा हूं ब्रो। अरे भाई, स्मृति ईरानी भी तो एचआरडी मिनिस्टर बनी थी। मुझे उन पे टिप्पणी नहीं करना। सुन लीजिए, निशांत कुमार की मत बोलिए। स्मृति ईरानी भी तो बनी थी, जिनकी आज तक एचआरडी मिनिस्टर, जिनकी आज तक डिग्री नहीं पता है। मुझे निशांत कुमार पे करना था। अगर आप ओवरहॉलिंग कीजिए तो सब कुछ कीजिए ना। ठीक, अरे यहाँ तो मत बनो। मुझे लगता है कि ये हमारा डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए। हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि ये सिस्टम फेलियर हो रहा है। ये कोई मंत्री फेल नहीं हो रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, कल दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। यहां पर सिस्टम का फेलियर कितनी तगड़ी से आ रहा है। बिल्कुल सर, और ये सिस्टम फेलियर पर सरकार ने क्या कदम उठाए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, अब तो एक एक करके सवाल आएंगे, जवाब आपने ही देना है, इसलिए बाकियों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। अभी जो आशुतोष जी ने कहा उसका जवाब भी दीजिए भाई। सिस्टम फेलियर हो रहा है और 12 साल हो गए ना आपकी सरकार को, अब तक आप क्लीन नहीं कर पाए सिस्टम को। देखिए प्राची जी, देश की दुविधा ये है, और मैं राजनीतिक बयान आज बिल्कुल नहीं देना चाहता था, पर जो लोग मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के और आज बैठ करके संत महात्मा की तरह बातें कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए वो क्या करें। जिस साल में 33 सेंटर्स पर री एग्जामिनेशन करना पड़ा गया हो, 25,000 चीटिंग के केसेस दर्ज करे गए हों, तब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए उत्तर प्रदेश में एंटी चीटिंग लॉ को मुलायम सिंह यादव ने वापस ले लिया था। एंटी चीटिंग लॉ को वापस ले लिया था इनकी सरकार ने। चीटिंग को बढ़ावा देने के लिए चीटिंग के विरुद्ध जो कड़ा कानून था उसको वापस ले लिया था। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के बोल रहे हैं आपके शो पर। हमने क्या किया? 70 साल में चीटिंग नहीं होती थी देश में। 2024 के अंदर हम कानून लेकर के आए और हमने कानून ला करके कहा कि देश के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आना चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक का फाइन, 10 साल की सजा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गिरोह होगा, कोई और होगा। यह है कमिटमेंट, यह है सरकार का काम। ये तो सोशल इविल है, सालों से चला आ रहा है, उसके खिलाफ आप क्या करते हैं उस पर बात बनती है। लेकिन इस सोशल इविल को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार के पास है ना। सुनिए मेरी बात सिद्धार्थ जी, आपका कमिटमेंट, आपकी बातें आपके द्वारा मैं आ रही हूँ, फिर आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। आपका कमिटमेंट, आपके द्वारा लाए गए हुए कानून या आपकी नीयत, इस पर मैं प्रश्न खड़े नहीं कर रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं, 12 साल हो गए ना क्लीन करने में, और कितने साल लगाएंगे? इस सिस्टम का, इस कमिटमेंट का, इस लॉ का मैं क्या करूं अगर अभ्यर्थी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो रहा है? बोले सिद्धार्थ जी। देखिए, अगर प्राची जी आप मुझसे पूछेंगी तो ये एक दिन भी नहीं होना चाहिए।
अगर आप मेरा मन जानेंगी तो सरकार का मन जानेंगी तो ये 1 माह भी नहीं होना चाहिए, एक परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए। और यही कमिटमेंट है हमारी। 22 लाख छात्र दे रहे हैं नीट को, अनेक परीक्षाएं देश के अंदर हो रही हैं। हम चाहते हैं कि एक परीक्षा में भी ऐसा ना हो। 99.9% परीक्षाओं मन से और मेरे चाह लेने से कुछ नहीं होगा ना। प्रीमियर एजेंसी मन से और मेरे चाह लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को हम नहीं पहचानेंगे सिद्धार्थ जी, ऐसे ही होता रहेगा। इस पर आप लोग काम करिए ना। तो कैसे पहचानेंगे? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं। कैसे पहचानेंगे उनको? सर आप पहचानेंगे, मैं नहीं पहचानूंगी, आप पहचानेंगे। और आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे। आपने देश की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई को ये इंक्वायरी सौंपी है। जितने नाम, जितने अरेस्ट, जितने लोगों की डिटेल आप शो पे बता रहे, वो सब सीबीआई ने अरेस्ट किए हैं। अरे हमने 2024 में भी देखा था सर, 2024 में भी यही देखा था सिद्धार्थ जी। कुछ नया नहीं हो पा रहा है ना, अभी भी बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ हो रहा है। अब अनुराग ढांडा जी देखिए, अभी जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, अब सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं वो बात भी तो ठीक है ना। ये सरकार अपने कमिटमेंट की बात करती है, ये सरकार अपने कड़े नियमों की बात करती है, और जब ऐसा कोई लीकेज होता है तो सीबीआई की जांच की भी बात करती है। अब इससे ज्यादा सरकार करे तो करे क्या भाई? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार नीट के मुद्दे पर डिस्कशन कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, सरकार की जवाबदेही तय कर रही हैं। दूसरा कि गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सब जगहों से बच्चों के सुसाइड रिपोर्ट हुए हैं। मैं सबको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारनी है, हमको ये रास्ता नहीं चुनना है। दरअसल हो क्या रहा है कि बच्चों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। ये कह रहे हैं कि दोबारा पेपर अनाउंस कर दिया, हमारा काम पूरा, लेकिन बच्चों को यकीन नहीं हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी भी पेपर लीक होगा, 100% होगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। और बच्चों के दिमाग में भी यही शंका है कि पेपर लीक होगा। क्यों है ये शक? इसको जब तक सरकार नहीं समझेगी तब तक वो घुमा फिरा रहे हैं बातों को। ये शक इसलिए है क्योंकि सिस्टम में बदला क्या? वही मंत्री है, वही एनटीए है, कोई ऑफिसर नहीं बदला। तो कैसे पेपर लीक नहीं होगा? पूरा एक सिस्टम बना हुआ है पेपर लीक होने का। 24 में पेपर लीक हुआ, मंत्री कुछ नहीं कर पाए उसके ऊपर। अरे तो छोड़ो ना कुर्सी, क्यों नहीं छोड़ते हो? कोई और व्यक्ति बीजेपी में सही या और कोई व्यक्ति आके संभाल लेगा, हो सकता है आपसे बेटर करेगा, लेकिन नहीं छोड़ना है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन नीट के 23 लाख बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर कैसे सुधरेगा? उनकी सरकार, उनके इशारे पे चलने वाली सरकार कैसे बेटर होगी अगर वो उस पर इशारा ही नहीं करते, अगर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, कहानियां सुनाई जा रही हैं हमको। क्या कहानी सुना रहे हैं? कह रहे हैं कि पेपर सेट करने वाले ने पेपर लीक कर दिया। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं क्या? कोई एक व्यक्ति पेपर सेट करता है क्या? क्वेश्चन पूल बनता है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं, एक क्वेश्चन बैंक बनता है, उसमें से पेपर बनता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? झूठी कहानी सुना रहे हो बच्चों को। कुरियर हो रहे हैं पेपर, कुरियर से लीक हो गया पेपर, व्हाट्सएप पे लीक हो गया पेपर, सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने आके सपने में बता दिए क्वेश्चन, सरकार को पता ही नहीं लग रहा है। इनको इंतजार है इस बात का, सिद्धार्थ जी को, कि कोई बच्चा कंप्लेंट करेगा तो हम एक्शन ले लेंगे। अरे भाई, अगर इस बार पेपर लीक हुआ और किसी बच्चे ने कंप्लेंट नहीं की तो क्या होगा 23 लाख बच्चों के भविष्य का? प्राची जी, 23 लाख बच्चे तो बैठे रह जाएंगे घर पे। जिसने पैसा दिया है वो पेपर पास करके चला जाएगा, कॉलेज में दाखिल हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अनुराग जी, एक बात मैं आपके नेता को सुन रही थी, और जैसा आपने कहा मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आपके नेता भी ये कह रहे थे कि सुसाइड करना कोई समाधान नहीं है। आप बच्चों को समझा रहे थे, आप अभ्यर्थियों का संबल बन रहे थे। आप कह रहे थे हमें सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। अगर सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, तो आगे बढ़कर बड़ा मन दिखाकर इस सरकार को सोल्यूशन दीजिए ना। बैठे हैं सिद्धार्थ यादव जी, यहीं दे दीजिए एक सोल्यूशन। क्या करना चाहिए, कैसे दुरुस्त करें सिस्टम को? मैं तो प्राची जी, मैं कह तो रहा हूं, जब तक हेड्स रोल नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, अगर आपने यही तय कर दिया सिस्टम कि अगर कोई मंत्री पेपर लीक बार बार उसके अंडर हो रहे हैं, मंत्री नहीं बदलेगा भाई, कुछ भी हो जाए चाहे, तो कैसे जिम्मेदारी तय होगी? अगर एनटीए का सबसे बड़ा अधिकारी नहीं बदलेगा तो कैसे जिम्मेदारी तय होगी? अगर मोदी जी आके कड़ा संदेश नहीं देंगे
कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी सरकार में पेपर लीक हुआ है, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा जिसने पेपर लीक किया है। ठीक है, तो कैसे लेकिन बदलेगा अनुराग सिस्टम? जी 2024 में भी 2024 में भी डीजी को बदला था, और अभी जो जानकारी मिल रही है हमारी पार्लियामेंट की स्थायी समिति ने समन भी भेजा है अब एनटीए के चेयरपर्सन को। अब ऐसा नहीं है कि एनटीए के चेयरपर्सन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है या एनटीए के चेयरपर्सन को नहीं बदला जा रहा है, सवाल लेकिन यही है कि न जाने कब इसका सोल्यूशन मिलेगा और ऐसी चर्चाएं हम कब बंद करेंगे। एक जवाब आनंद जी आप दे दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी को, और मैं आनंद जी आपको भी चर्चा में लाऊंगी, या सिद्धार्थ जी से ज्यादा प्रश्न है उन्हीं को जवाब देना है। आनंद जी आप भी पूछ लीजिए सिद्धार्थ जी से आप लोगों की क्या शिकायतें हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमारा कमिटमेंट है, यकीन कीजिए हम पर, समय दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। प्राची जी नमस्ते। जब सरकार लापरवाह होती है, कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाती है, तब घोड़ों को नहीं मिलती है च्यवनप्राश और गधे खा जाते हैं पूरा का पूरा च्यवनप्राश। उसका कारण ये है प्राची जी कि ये सरकार नहीं ढूंढ पा रही है समाधान। उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। बार बार विपक्ष मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दीजिए, आपसे ना हो पाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के मुंह में दही जम गई है। सिर्फ उनके ही नहीं, पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई है। भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम इतने बड़े चैनल पे कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। चलिए आपकी कोई गलती नहीं है, एनटीए की कोई गलती नहीं है, तो ये जो महाराष्ट्र से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग टेलीविजन और सोशल मीडिया पर खुलेआम कह रहे हैं कि स्वप्न में हमें पेपर आता है। मतलब एक बालक पूरी साल पढ़ाई करे, मेहनत तपस्या करे, और उसका पेपर लीक हो जाए और कुछ लोगों को स्वप्न में मिल जाए, तो फिर इस पर क्या कोई बहस करना, क्या नियम कानून करना, सब बेईमानी है प्राची जी। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर ये कहना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ मेरी जिम्मेदारी मेरे नेतृत्व में ही हुआ है, मैं दोषी हूं। जब तक सब ठीक नहीं होता मैं राजनीति में रह के भी राजनीति में कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर रही है। बजाय ये सब कहने के, अगर टीवी पर आप अपनी सरकार को डिफेंड करने आए हैं, ये कहने आए कि विपक्ष जो है ये गलत बात उठा रहा है, नहीं, तो लेकिन आनंद जी जितनी देर से यहाँ सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं और जितना मैंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सुना, ये सरकार ये तो नहीं कह रही है ना, डिनायल मोड में तो नहीं है ये सरकार, ये भी नहीं कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार तो एक्सेप्ट करके ये कह रही है कि सुधारों की जरूरत है और हम सुधार करेंगे, और ऐसा भी नहीं है एक्शन नहीं हो रहा। सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, कैसे एनटीए के अंदर कौन लोग संलिप्त हैं ये पता लगाया जा रहा है। और सुने आपसे सुने, एनटीए के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी जी को समन दिया गया है। सुन तो लीजिए, संसद की स्थायी समिति ने समन भेजा है एनटीए के चेयरपर्सन को। अब एक्शन तो हो ही रहा है ना आनंद जी, इसको तो नहीं झुटला सकते मैं और आप। जिस पे आरोप लगे हैं वही वकील बना हुआ है, उसी के हाथ में न्याय करना है। ऐसा कभी होता है कि आरोपी भी वही, वकील भी वही? ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं प्राची जी। ठीक, हमें अच्छी से पता है, न कोई इस्तीफा देगा, न कोई इंक्वायरी होगी, कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, बाद में वो छूट जाएंगे। मैंने इस्तीफा दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मतलब अगर ये है कि सिर्फ इस्तीफा दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुरुआत होगी, हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, शुरुआत होगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने विपक्ष को सुन लिया, से शुरुआत होगी। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, अनुराग जी दोनों के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी सुन लिया आपने विपक्ष के तमाम साथियों को, यकीन नहीं है, कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं कार्रवाई के नाम पर। देखिए प्राची जी, मैं फिर दोहरा देता हूं, आज मैं कोई राजनीतिक बयानी नहीं करना चाहता, पर जब मैं अपने विपक्ष के साथियों को सुन रहा हूं तो मेरे को उनके बयानों में राजनीतिक बू आ रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं, जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक प्रकार की बात कर रहे हैं उनको बचना चाहिए, इससे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं 2-3 बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, आप कह रही हैं कि इनको हम पर यकीन नहीं है, इनका यकीन तो मुझे दूसरी तरफ लग रहा है। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके यहां आपके चैनल पर कह रहे हैं अगला पेपर पक्का लीक होगा। आप लीक कराएंगे? आप लीक कराने वालों के साथ बैठते हैं? आप कौन सा भ्रम फैलाना चाहते हैं? यह कौन सा ठेका लिया है आपने कि देश के छात्रों के साथ आप ऐसा मजाक करेंगे? सरकार कह रही है हमारी बिल्कुल कमिटमेंट है। आप अपनी आशंका जताते तो भी मैं आपकी बात को सम्मानपूर्वक कड़वी घूंट पी करके छोड़ देता, पर आप लोग जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके छात्रों को और बरगलाना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, आपने कहा अरे ये इसको सोल्यूशन तो कोई देगा नहीं, इनमें से कोई आदमी आपको एक सोल्यूशन नहीं देगा। आप कह रहे हैं ऐसा हो जाता, हेडरोल्स हो जाते तो बहुत कुछ हो जाता। ये पेपर प्रोसेस से होता है। प्रोसेस राधाकृष्णन कमेटी द्वारा असेसमेंट करवा करके रिकमेंड करवाया गया, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को प्रोसेस फॉलो किया गया, उसके बावजूद लीक हुआ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे तय करेंगे? सीबीआई से, देश की प्रीमियर एजेंसी को इंक्वायरी सौंपी गई और टॉप टू बॉटम, अंदर से बाहर ये कहा गया कोई सिद्धार्थ यादव जी, ये पहला मौका नहीं है ना। सुने, जिस एनटीए का गठन ही इस नियत से हुआ था कि पेपर लीक नहीं होंगे, उस एनटीए के गठन के बाद भी पेपर लीक होते हैं। अगर सारी रिकमेंडेशन लागू करने के बाद भी पेपर लीक होते हैं तो ये आपको देखना होगा ना गिरेबान में झांककर कि अंदर कौन बैठा है जिसके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं। आप ये कहते हैं रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, लेकिन क्या एक बार भी कहा कि एनटीए जिम्मेदार है? क्या आप लोग एक बार भी जिम्मेदारी तय करते हैं? आपने एक बार भी तय की जिम्मेदारी कि हाँ एनटीए जिम्मेदार है अगर पेपर लीक हो रहे हैं? तो नहीं किया। प्राची जी मैं करेक्ट कर दूं आपको। आप शिक्षा मंत्री जी का बयान जाकर के देखिए, कंडक्टिंग एजेंसी एनटीए है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं सरकार जिम्मेदारी लेती है। अरे हम तो एनटीए का, हम तो सरकार की भी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। अगर रिफॉर्म्स होने, किसने कहा रिफॉर्म्स नहीं होंगे? किसने कहा एनटीए की जवाबदेही तय नहीं होगी? किसने कहा कि अगर किसी भी प्रकार का टॉप टू बॉटम रिफॉर्म की आवश्यकता हो तो सरकार उसको कंसीडर नहीं कर रही? पर अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है तो उसकी तह तक जाना पड़ेगा। सीबीआई इसमें इंक्वायरी कर रही है, जो लोग शामिल हैं, चाहे अंदर के चाहे बाहर के, उनको निकाल के लाना पड़ेगा। बहस का विषय है ही नहीं ना सर। अब आप लोग जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है ना, एक्शन भी दिख रहा है, सीबीआई की कार्रवाई भी दिख रही है, लेकिन जो नहीं किया, जो सिस्टम के लूपहोल्स आपने नहीं पहचाने, उस पर तो कम से कम चर्चा करेंगे ना हम। अगर लातूर का एक व्यक्ति खड़े होकर कहता है कि सपने में उसको क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भाई कहां सो रहे थे? सिस्टम कहां सो रहा था? उसके सपने में पेपर आ रहे हैं और आप सोशल मीडिया पर वो बता रहा है 6000 वीडियो बनाकर, लेकिन हमें कानो कान पता ही नहीं है। तहसीन जी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी एनटीए के चेयरपर्सन थे। ये सज्जन 2024 में भी चेयरपर्सन थे जब पेपर की सारी घटनाएं हुई, इतने सारे बच्चों को परेशानी हुई। ये सज्जन 70 साल के ज्यादा उनकी आयु हो चुकी है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने ना उस वक्त उन पर कोई एक्शन लिया, ना आज कोई एक्शन लिया। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में जब 2024 में जो घटनाएं घटी, शिक्षा मंत्री को तो आपको निकालना ही चाहिए था। इस व्यक्ति को डिटेन करते इनसे सवाल पूछना चाहिए था। ये सम्मानित व्यक्ति है, ये अब भी चेयरपर्सन है और ये अब भी इसको डिफेंड किया जाएगा। और आज से एक हफ्ते बाद जब मैं आपके शो पे आऊंगा तब भी यहीं पर होगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप समझते हो प्राची जी कि देश मूर्ख है, मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें सेटिंग से होती है। एनटीए के पेपर्स जिन वेंडर्स के पास जाते हैं वो हर सरकार के क्लोज होते हैं और उसी के माध्यम से कोचिंग क्लासेस को मिलते हैं। आप एक गरीब बच्चा अगर कोचिंग क्लास में नहीं जाता है उसको वो मौका नहीं मिलता है। ये सब सिस्टम सब जानते हैं, लेकिन इस पर कोई रिफॉर्म नहीं। ये 2024 में हमको 26 के नहीं, ठीक है। मुझे आनंद जी, हम जानते हैं सच्चाई है। सर आप जो सारी बातें कह रहे हैं, आनंद जी इसका निचोड़ मुझे चाहिए। विपक्ष जो अभी एक्सपेक्टेशन रख रहा है, क्या वो गलत है? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कम से कम चिन्हित तो करिए, अगर वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है या एनटीए के चेयरपर्सन पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो गलत तो नहीं है आनंद जी? नहीं, ये तो इनका दायित्व है और इनको करना चाहिए, इनको दबाव भी बनाना चाहिए सरकार पर। लेकिन प्राची जी, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से राधाकृष्णन कमेटी की बार बार सिद्धार्थ जी बात कर रहे हैं, राधाकृष्णन कमेटी के अगर लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर दिया गया होता, जिस प्रकार से उन्होंने डीजी रैंक को, डीजी के साथ 2 एडीजी के साथ 4 सब कमेटी की बात की थी, वो सब कहाँ हुआ? अभी तो वहां वो इनके पास स्टाफ ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाता, सीएसआईआर यूजीसी के साथ टेंडम में काम हो रहा होता, और जिस प्रकार से राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का डीजी होना चाहिए, उसके अंदर 4 एडीजी होने चाहिए जो 4 अलग अलग वर्टिकल्स को ओवरसी करेंगे, ये सब उनके पास है ही नहीं अभी। मैं सिर्फ ये सरकार से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से ये लीक माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार को अपने द्वारा बनाई गई कमेटी के रिकमेंडेशंस को पूरे तौर पर लागू करना चाहिए और एनटीए को इक्विप्ड करना चाहिए कि वो लीक न होने दे। उसमें बड़े सारे रिकमेंडेशन है, रणदीप गुलेरिया से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग उसके मेंबर रहे और बड़े डेलिब्रेशन के बाद
जनता के 70-80 हजार सजेशंस आए थे उस कमेटी के पास। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन किया, उस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जो नीतियां बना के उन्होंने सरकार को सौंपी थी उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा ये सब विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, लेकिन जब तक आप रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनटीए नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि बिल्कुल, यानी आप रिफॉर्म्स की बात तो करते हैं, लेकिन बिल्कुल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन उन रिफॉर्म्स को आपको लागू करना होगा। सिद्धार्थ जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, आशुतोष जी, अनुराग जी दोनों और आनंद जी भी, तीनों ही इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, तो एक एक करके मैं आशुतोष जी आपके पास आ जाती हूँ। पहले भाई, ये सरकार की मैं बात करूं सर, अभी जो हो रहा है, हमें सीबीआई की जांच भी दिख रही है, हमें गिरफ्तारियां भी दिख रही हैं, हमें बड़े बड़े खुलासे भी दिख रहे हैं, हमें एनटीए के चेयरपर्सन को जिस तरीके से समन गया है वो भी दिख रहा है, तो एक्शन तो हो रहा है ना, कार्रवाई कर रही है ये सरकार। देखिए प्राची जी, इसमें विपक्ष की पार्टी की प्रवक्ता होके नहीं बात की जाएगी, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना थोड़ा सा भिन्न है कि आप मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन लेके आप क्या कर लेंगे। जब स्मृति ईरानी थी शिक्षा मंत्री तब भी लीक हो रहा था, जब प्रकाश जावड़ेकर थे शिक्षा मंत्री तब भी लीक हो रहा था, जब निशंक जी आए तब भी लीक हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे तब भी लीक रहा है। तो चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिस्टम अंदर तक सड़ा हुआ है, उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 2024-25 में जो एक समय चेयरमैन है वो आज भी बैठे हुए हैं और कोई पब्लिक स्टेटमेंट उनका नहीं आता है, ये शर्मसार वाली चीज़ है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी की बात की थी, मैं उस बात पे भी लेके आता हूँ और यहाँ पूरी तरीके से डिफेंड करता हूँ। दूसरी चीज़ ये, आपने बोला कि समाजवादी पार्टी ने नकल अध्यादेश रोका था, तो भाई साहब देखिए 1992 की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है उस समय आप बहुत छोटे होंगे, हम लोग उस समय थे। नकल अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी आई थी वो भी उनका सिस्टम फेलियर था। उन्होंने कमरों के अंदर पकड़ के हथकड़ी लगा के नकल करते हुए छात्रों को पकड़ा था और नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था और जेल के अंदर डाल दिया। सिस्टम तब भी नहीं पकड़ पाए, क्या नकल रुक गई? और उसके बाद 97 में कल्याण सिंह जब वापस आए तो उन्होंने उसको खत्म किया, उसको बेलेबल किया। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे और अपना चुनाव हार गए, इतना आक्रोश था क्योंकि नकल माफियाओं को आप नहीं पकड़ पाए। आज सिस्टम लीक होने पे बात कर रहे हैं, अब वो बड़ी चीज बन गई है। नकल छोटी चीज है, बड़ी चीज हो गई है। सिस्टम जहां से बन रहा है वहीं से लीक कर गया है, इसलिए परेशानी। आप समझिए कहां पे आप गड़बड़ी कर रहे हैं। आप नकल कर रहे हैं, जहां से प्रिंटिंग प्रेस से छपता है वहां से पर्चा लीक हो रहा है। लेकिन आशुतोष जी, अभी तो ये सरकार उसी दिशा में काम कर रही है ना, आपके अंदर सड़े हुए सिस्टम की जरिए। डॉक्टर आशुतोष जी, अभी तो वो इसी दिशा में काम कर रही है ना। जितने भी लोग देखिए 7 गिरफ्तारियां, आशुतोष जी 7 गिरफ्तारियां तो हुई है, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरी बात सुनिए, गिरफ्तारी नहीं, 2014 से लेके देश के बड़े बड़े 10 एग्जामिनेशन, जिसमें 6 एनटीए और 4 सीबीएसई के अंदर इसी सरकारों में लीक हुए हैं। मैसिव लीक है ये। 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2024, 2024। आप जो कह रहे हैं आशुतोष जी, उसी बात को आगे बढ़ाऊं, सिद्धार्थ जी उस पर जवाब देंगे। आप ये कह रहे हैं कि नहीं कर रही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? लेकिन मुझे बताएं ना, अगर अभी जो गिरफ्तारियां हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, एनटीए के अफसरों की बात की जा रही है, देखिए एनटीए की गिरफ्तारियों की बात की जा रही है, क्या वो काफी नहीं है? फिर क्या होना चाहिए सर? आप मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए। दीवार पे धक्का देने से अगर दीवार हिल जाती और कहते दीवार पे जो धक्का दे रहा है वो आज बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा इनसे। सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूं मैं, अगर आप पूरे 11 सालों को देख लीजिए तो कई करोड़ों के बच्चे, भाई इससे परफेक्ट उदाहरण कुछ हो नहीं सकता जो अभी आशुतोष जी ने दिया है कि दीवार को धक्का देने से अगर आप कहेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ जी नहीं, देखिए प्राची जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर जो सोर्स हो लीक का उसको देश की हमारी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई अरेस्ट कर ले, उससे जुड़े हुए सब लोगों को अरेस्ट कर ले। दीवार को धक्का देना नहीं है। आशुतोष जी के समय में और उनकी सरकारों में दीवारों को धक्का देते होंगे जब किंग पिन छुपे रहते होंगे, घरों में घुसे रहते होंगे। यहाँ पे दीवारों को धक्का नहीं दिया जाता, दीवार तोड़ करके जो ऐसा माफिया होता है उसको बाहर निकाल के लाया जाता है। पर मैं इनकी बात को सुन करके थोड़ा सा शौक हूं, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सभ्यता से मेरी बात को सुन सकते हैं। ये छात्र सुन रहे हैं इस डिबेट को, आप उनके साथ ऐसी तो मैं शॉक्ड हूं आशुतोष जी की बात को सुनकर। वो कह रहे हैं साहब नकल तो छोटी चीज होती थी,
अरे नकल तो कुछ था ही नहीं साहब, नकल में थोड़ी कुछ होता था। सारे सेंटरों पर चढ़ चढ़ के नकलें हुआ करती थी, सारे नकल वालों का नाम इसमें आया करता था, खर्ची फर्ची पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुस जाया करते थे। नकल कुछ नहीं थी साहब, मत घुमाइए, नकल में थोड़ी कोई दिक्कत थी। हम तो नकल किया करते थे, हम नकल करवाते थे, नकल का कानून हमने खत्म कर दिया और उसके बाद हम कानून लाए भी नहीं। मुझे पता प्राची जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। मैं सबको शांति से सुन रहा हूं, सबके प्रश्न सरकार के हैं, उनको भी तो सुनने का आग्रह करिए ना। बातों को घुमा रहे हैं, हम लोग अपनी नकल और पेपर लीक को प्रतिबद्धता को आगे लेते हुए कि हम देश के अंदर कोई नकल का, कोई लीक की किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट गलत है क्या? ये हमारी कमिटमेंट की गलती है क्या? अरे जहां लीक हुआ उसकी जवाबदेही तो सीबीआई की इंक्वायरी से तय होगी। आप किसी को किस बात पर दंडित करेंगे, किसको किस बात पे कटघरे में खड़ा करेंगे? आप किसी को पकड़ भी लेंगे, आप उसको प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे, उसको कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? एक फेयर इंक्वायरी से, एक इन्वेस्टिगेटिव प्रीमियर एजेंसी के द्वारा। अगर आप सीबीआई की इंक्वायरी पर आप कह रहे दीवार को धक्का लगा रहे हैं, आपने कहां करे अरेस्ट? सिद्धार्थ जी, बताइए जरा। सिद्धार्थ जी, आपके समय में जो लोग पेपर लीक करते हो, पूरे डिबेट में आपकी सरकार अभी क्या कर रही है, ये क्वेश्चन के घेरे में नहीं है। अभी सीबीआई जो कर रही है उस पर मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं। मैं सवाल उस पर पूछ रही हूं जो अभी अनंत जी ने आपको एक सुझाव दिया। मैं सवाल उस पर पूछ रही हूं कि अभ्यर्थियों को सुसाइड क्यों करना पड़ा। मैं सवाल उस पर पूछ रही हूं कि जिस एनटीए का गठन आप लीक प्रूफ सिस्टम के लिए करते हैं, वो एनटीए फेल क्यों हो जाता है भाई बार बार? देखिए, मैं उस पर भी उत्तर दे देता हूं। मैंने आपको शुरुआत में प्राची जी सबसे पहले कहा था, सुधार एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सिस्टम को सुधारना ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार एनटीए लाई गई थी, तब के सिस्टम से, गले सड़े सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आज एनटीए के समय में ऐसा हो रहा है, कुछ और सिस्टम में भी सुधार होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर जैसा आनंद जी ने आपके शो पर कहा, हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं। जो हमने कमिटी का गठन किया, कमिटी के जो सुझाव आए, सुझावों को लागू करना ही सरकार का काम था। सुझावों में सीबीटी से करवाना भी, उसमें मेरे को तो लाइन भी ध्यान है, मैंने कमिटी की रिपोर्ट पढ़ी है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू ऑनलाइन सीबीटी मोड। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार काम कर रही है। सरकार ने अनाउंस किया कि अगले साल हम सीबीटी पे लेकर के जाएंगे। जो बंदिशों के अंदर, समय के अंदर जिस बात को लागू करके सरकार जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मेरे पैनल में बैठे जितने लोग हैं मैं सबको कहूंगी आपकी बात मान लेगी। लेकिन मुझे बताइए ना, ये सब मान लेने से क्या ये सुधर जाएगी? क्या ये हालत पर मैं फिर चर्चा नहीं करूं? क्या मैं ये नहीं बताऊं कि हकीकत तो यही है कि आरसीसी कोचिंग वाले जो हैं या ये जो सीकर कोचिंग वाले जो हैं, यहाँ पर क्या खेल हो रहा है? सीकर के कोचिंग का इंसिडेंट पता है ना आपको, जो पूरे देश भर में सक्सेस रेट नहीं है, 580% ज्यादा है सीकर में। आप बिल्कुल चर्चा करिए प्राची जी, अगली नीट की परीक्षा हो जाने दीजिए, चर्चा समाप्त हो जाएगी। हम पूरी कमिटमेंट के साथ 24 में भी यही कहा था तरीके से आपके शो को विद्यार्थी देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पूरे मन से जाकर के पेपर को कहकर जा रहे हैं ना वही हो, और फिर से मुझे पेपर लीक पर चर्चा ना करनी पड़े। बोले अनुराग जी, फिर आ रही हूं आनंद जी आपके पास भी। अनुराग जी बोले। प्राची जी देखिए, बेशक सिद्धार्थ जी कुछ भी कहते रहे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। 1 महीने बाद हम फिर इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। पेपर लीक नहीं रुकेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिद्धार्थ जी आपके चैनल के ऊपर अभी कह रहे थे कि सरकार ने जिम्मेदारी ली, कि पेपर लीक ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए प्राची जी, अगर कोई हत्या की जिम्मेदारी ले ले तो उसके बाद बाहर घूमता है कि जेल में होता है? यह बड़ा कमाल की बात है कि इन्होंने जिम्मेदारी ली लेकिन इन पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ। मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली लेकिन मंत्री बने हुए हैं। और आपने कहा कि सम्मन दिया है एनटीए के अधिकारी को, कब से जरूरत पड़ने लगी? अगर आज इनको आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के यहां रेड करनी हो, उसको गिरफ्तार करना हो, कोई सम्मन वम्मन नहीं आता। अभी पहुंच जाएगी ईडी सीबीआई और शाम तक उठा ले जाएंगे उसको। लेकिन 23 लाख बच्चों का सवाल है तो सम्मन होगा, प्रक्रिया होगी, सुनवाई होगी, तब तक अगला पेपर लीक हो जाएगा, तब फिर हम यही चर्चा कर रहे होंगे। आपने कहा कि एक्शन पे कोई सवाल नहीं है, अभी एक्शन ठीक चल रहा है। और प्रेस इनमें से कौन सा एक्शन में लीकेज इनमें से फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फर्क समझ लीजिए। इनमें से कौन सा एक्शन ऐसा है प्राची जी जो 2024 में नहीं हुआ था? कौन सा एक्शन ऐसा है जो 24 में नहीं हुआ था? क्या अरेस्ट नहीं हुए थे? क्या सीबीआई ने बताया नहीं था कि ये मेन माफिया है? और बाद में क्या हुआ? जमानत हो गई क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल की। अब इतनी हिम्मत किसमें है कि सीबीआई की चार्जशीट रोक दे? टॉप लीडरशिप से जब तक इशारा नहीं होता
तब तक ईडी की चार्जशीट रुक जाए ऐसा संभव नहीं है, और चार्जशीट ना होने की वजह से जमानत मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। हमने कोर्ट के बहुत चक्कर काटे हैं। जब तक टॉप लीडरशिप नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होता है, तब तक एजेंसी कुछ ना कुछ कारण बताती रहती है, व्यक्ति जेल में ही रहता है। देखिए, आप आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इनका तर्क है कोर्टरूम्स में क्या होता है और ये जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं, लेकिन अभी मैं और आप जिन खुलासों पर बात कर रहे हैं अनुराग जी, वो खुलासा तो सीबीआई नहीं किया है ना। आखिरी लाइन, मैं अगर आरसीसी कोचिंग वाले की बात कर रही हूँ, मैं सीकर की बात कर रही हूँ, तो ये खुलासे तो जांच एजेंसियों के बाद ही हुए ना। सीबीआई ने खुलासा वो तब हुए जब स्टूडेंट्स ने ओपनली बता दिया कि पेपर लीक हुआ है, वो तब हुए जब व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। एजेंसी का तो तब मानते जब वो अपने आप इन्वेस्टिगेट करके पकड़ते। और क्या खुलासा किया, सीबीआई जहां जा रही है, राजस्थान गई सीबीआई, तो जो पकड़ा गया उसने बताया कि पिछले साल भी 5 बच्चों का सिलेक्शन उसके परिवार का हुआ था। तो पिछले साल बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो क्या करें, कहां जाएं प्राची जी? पिछले साल तो पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में सीबीआई ने जांच की, पाया कि पिछले साल भी पेपर आया था इनके पास। तो कहां जाए बच्चे? आनंद जी, जो आपने एक तर्क और आया, एक आखिरी लाइन बस, अच्छा, एक तर्क और आया प्राची जी कि लीडरशिप बदलने से नहीं फर्क पड़ता है, सिस्टम में गड़बड़ है। लीडरशिप बदलने से 100% फर्क पड़ता है। पंजाब के अंदर 4 साल में खुली चुनौती देता हूं, एक एग्जाम का नाम बता दो जो लीक हुआ है, एक सिंगल एग्जाम का। 70,000 बच्चों की तो भर्ती हो गई, नौकरी लग गई, एक सिंगल एग्जाम अगर बता दो जो लीक हुआ है। अब सर लीडरशिप बदलने का फैसला तो जनता के हाथ में है। जनता को कन्विंस करिए, इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे खड्डे हैं, लेकिन जनता लीडरशिप बदल नहीं रही है। आनंद जी बोले फटाफट से। छोटे परीक्षाएं उसका भी बीजेपी परीक्षा तो करा लें। बोले आनंद जी। प्राची जी शांत कराइए सबको। प्राची जी सबको शांत कराइए। बोले आप। प्राची जी, एक गोदाम में आग लग जाती है, एक गोदाम में आग लग जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, पूरी प्रशासन आके उस आग को बुझाती है और कहती देखिए हम तो आग को बुझा रहे हैं, और आग धीरे धीरे बुझने भी लगती है। क्या गारंटी फिर आग नहीं लग जाए? छोटे मोटे चोर उचक्कों को पकड़ा जाता है, पूछा जाता है आग किसने लगाई, कोई बताता नहीं। लेकिन उस गोदाम की रखवाली करने वाले मेन व्यक्ति को, जिसकी जिम्मेदारी है कि तुम 24 घंटा जागते रहो और देखते रहो इस गोदाम में कोई आग न लगा दे, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। बस यही हो रहा है। जिस व्यक्ति को सर्वोच्च पद पे बिठाया गया, चाहे वो एनटीए हो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, उससे कोई बात नहीं कर रहा। इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर फिर केसेस बनाएंगे, बाद में बेल से छूट जाएंगे। अरे लेकिन आप कौन हैं जिसको रखवाली करनी उस गोदाम की? उस पर कोई बात नहीं। और जिस ढंग से बैठकर आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं सिद्धार्थ जी, कि मंत्री जी का इस्तीफा होगा, सरकार की किरकिरी होगी, आप बैकफुट पे जाएंगे। अरे देश तो बच जाएगा, बच्चों का भविष्य तो बच जाएगा। एक से एक होनहार एमपी चुन के आए, किसी को भी बना दीजिए, हो सकता है ज्यादा अनुभव से काम करेगा, ज्यादा पारदर्शी ढंग से काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको तो आपकी सरकार नहीं, लेकिन आनंद जी आप जो कह रहे हैं, और सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, कुल मिलाकर बात यही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा है कि खिलवाड़ कर कौन रहा है। जिस एजेंसी को जिस वजह से बनाया गया, जिस लक्ष्य से बनाया गया, वो एजेंसी फेल है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि वो फेलियर हो कैसे रहा है। शुक्रिया आप सभी का, हमारे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।